हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपनी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, किस प्रकार से आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आपस में, यानी कि आप नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या चीजें समझी? आपने कहा कि आपकी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसके लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। उस सिस्टम को आप कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। आपने कहा आपका ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नर्व्स यहाँ पर क्या होती है, इंक्लूड होती है। इतनी बात हमने की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आए थे जब हम बात करेंगे आगे, जब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे जिसमें आपने स्टिमुलाई की बात की थी और आपने बात की थी यहाँ पर रिसेप्टर की। तो हमने कहा स्टिमुलस क्या होते हैं, आपके बाहरी वातावरण से आपको मिलते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बाहरी वातावरण से जो स्टिमुलस होगा उसका आपकी बॉडी पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है जिसे आपके रिसेप्टर रिसीव करते हैं और उसी के अनुसार आपको क्या देते हैं, आप उन्हीं के अनुसार आपकी जो बॉडी होती है वो क्या देते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आपने कहा कि आपके जो रिसेप्टर हैं वो आपके सेंस ऑर्गन पर प्रेजेंट होते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन आते हैं जिनमें हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके पास अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर आए थे। आपने कहा फोनो रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, आपके कान में प्रेजेंट होते हैं। फोन यानी कि आपको साउंड से रिलेटेड बात की गई है। फोटो रिसेप्टर आपकी आई में होंगे। फोटो यानी कि लाइट, यानी कि जो विजुअलिटी है उसके लिए आपकी आंखें रिस्पॉन्सिबल है। तो फोटो रिसेप्टर आपके कहाँ होंगे, आपकी आंखों में होंगे। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर से रिलेटेड है, आपने कहा आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री आते हैं। आपने कहा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर स्मेल से रिलेटेड होते हैं जो आपकी नाक में प्रेजेंट होंगे। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर आते हैं जो कि किससे रिलेटेड होंगे, टेस्ट से, जो कि आपकी टंग में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो क्या क्या आपने पढ़ा? फोनो रिसेप्टर है, आपने कहा ये आंतरिक कानों में मौजूद होते हैं और कार्य क्या होगा, श्रवण होगा। फोटो रिसेप्टर आंखों में होंगे, कार्य क्या होगा, दृश्य उत्तेजनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो विजुअल जो आपके पास स्टिमुलस आते हैं उन्हें रिसीव करेंगे। थर्मो रिसेप्टर त्वचा में होते हैं जो कि दर्द यानी कि पेन, स्पर्श यानी कि आपको टच का पता चलता है, गर्मी या सर्दी का आपको पता चलता है। घ्राण रिसेप्टर आपके नाक में होंगे जो गंध का पता लगाएंगे। स्वाद जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके जीभ में होते हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में आपने अभी तक क्या समझा? आपने कहा एक सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कंट्रोल क्या होता है? आपने कहा जब आप लिखते हैं तब वहां पे कंट्रोल भी है और वहां पर कोऑर्डिनेशन भी है। कंट्रोल कैसा है? आप जब आप लिखते हैं तो जब आप बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो उसकी बॉडी में या उसके हाथ में अभी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आपने का कंट्रोल नहीं है तो वो लाइन के बीचों बीच नहीं लिखेगा, वो टेढ़े मेढ़े लिखेगा या फिर उसे लिखना नहीं आएगा। जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है उसकी बॉडी में कंट्रोल आ जाता है। अब आप जानते हैं कि आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपने कहा कि आप लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, ये लाइन है और आप यहाँ पर लिख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये है। आप इंग्लिश में लिखते हैं, आप लाइन के नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एस यहाँ लिखा, आपने सी यहाँ लिखा, आपने आई यहाँ लिखा, आप एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। क्या है, कंट्रोल में है आपकी बॉडी, आपका हाथ जो है कंट्रोल में है। ठीक है, आप जो भी यहाँ पर चाहे आपके अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे एक्शन होते हैं, ग्रॉस हो गए या फाइन हो गए। ग्रॉस एक्शन और फाइन एक्शन समझते हैं आप लोग? ग्रॉस का मतलब होता है जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं हाथ से, तो आपने कहा कि जैसे आप किसी बर्तन को उठा रहे हैं, आप उस बर्तन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, तो ये आपके ग्रॉस हो गए। ग्रॉस स्किल में आपके जो बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। फाइन स्किल में क्या आता है या फाइन एक्शन में क्या होता है? फाइन एक्शन में आपका एग्जांपल आता है लिखना। लिखने में आपका सिर्फ इतना हाथ या फिर आप कहीं आपके फिंगर वहां पर क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो फाइन आप एक्शन कहिए या ग्रॉस एक्शन कहिए, इस सभी में क्या होता है, कंट्रोल होता है आपकी बॉडी में। आप चल रहे हैं तो आपके जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी में कंट्रोल होता है। आपको पता है कि आपको रास्ते में चलना है, आप रास्ते के इधर या उधर आप गिरते नहीं हैं जबकि आप सही से चल रहे हैं या देख करके चल रहे हैं। अब आती है बात कोऑर्डिनेशन की, यानी कि समन्वय की।
आपने कहा समन्वय का मतलब क्या होता है, किसी एक कार्य को करने के लिए सिर्फ एक ऑर्गन वहां पर कार्य नहीं कर रहा होगा, एक से ज्यादा ऑर्गन वहां पे कार्य करते हैं। जैसे चलने के लिए आपके पैर भी कार्य कर रहे हैं, आपकी आंखें भी देख रही हैं और आपका ब्रेन भी एक्टिव है वहां पर। तो आपने कहा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है, अब जिसकी बॉडी में क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आप क्या कहते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं होती है, उसके ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। तो आपने बोला कि यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और नर्वस सिस्टम के बारे में आपने क्या बात पढ़ी, आपने कहा जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो आपका नर्वस सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर के बना है, जिन्हें आप नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि वो चीज जिससे मिलकर के आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना है, उसे आप कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहेंगे इसे, न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, इट इज द नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। यानी कि आपने कहा कि तंत्रिका तंत्र ही है जो कि जटिल जो जीव होते हैं, जो जटिल जीव होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कार्य होते हैं, क्यों हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो क्या क्या फंक्शन आए, सबसे पहले तो आपने क्या कहा, मैसेजेस को पास करना, जो इम्पल्स होते हैं या जो स्टिमुलस होते हैं उन्हें रिसीव करना। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या करना, पे फंक्शन करना। तो आपने क्या बोला, नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, आपके वातावरण से क्या करेगा, जानकारी को प्राप्त करता है। जब जानकारी को प्राप्त करेगा तो किस रूप में प्राप्त करेगा, आपने कहा जो स्टिमुलस है उसे रिसीव करेगा। ठीक है, सेकंड, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी, विभिन्न निकायों से सूचना प्राप्त करना। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रो मसल्स एंड ग्लैंड्स, मांसपेशियों और ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करना। A neuron is a structural and functional unit of nervous system, यानी कि न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फंक्शन होगा नर्वस सिस्टम पर, इजी है, आपको इतना समझना है। आपने कहा जो नर्वस सिस्टम है आपका, आप किसी भी चेतना में हैं, आप कॉन्शियस हैं, ठीक है, किसी भी चीज को आप अपने सेंस में हैं, उसके लिए आपका नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतनी बात। आप बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना है, आप चल रहे हैं, आपको कैसे चलना है, आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका जो बिहेव आता है, सारी जो चीजें हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपके बाहरी वातावरण से क्या करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो उद्दीपक होते हैं उन्हें रिसीव करता है। जब उद्दीपक को रिसीव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस उद्दीपक के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की नीड क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको कमांड दी जाती है आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसी के द्वारा आप क्या करते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई डेंजर कंडीशन हमारे पास आती है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम आपको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है कि आपको किस प्रकार के एक्शन वहां पर करने होंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इतना आप जानते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में विभाजित है, एक तो सेंटर में होगा और पेरिफेरल, यानी कि बाकी क्या होगा, आसपास होगा। ठीक है, चारों ओर होगा। आपने कहा सेंटर में आपका ब्रेन आ गया है जो कि आपके स्कल में होता है, और सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपकी बैकबोन के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया है। अब आपने कहा कि यहाँ पर कंट्रोल तो वैसे आपका ब्रेन ही करता है, लेकिन कमांड आपको कौन देगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड आपको कमांड देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए यहाँ से ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकलेंगी। क्यों ये नर्व्स निकलती हैं, देखिए मैसेजेस को पास करने के लिए। कोई नर्व तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेजेस को लेके जाएंगे, और कोई नर्व क्या करेंगे, कमांड को लेके जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन आते हैं। क्लियर है। आपने कहा क्योंकि आपका पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना है, न्यूरॉन से मिलकर के बना है। कुछ न्यूरॉन ब्रेन से निकल रहे होंगे, कुछ न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होंगे। न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा, कुछ न्यूरॉन जब आपने कहा मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जा रहे होंगे। कौन से मैसेजेस की बात हम कर रहे हैं, आपने कहा जब आपने बात की थी स्टिमुलस की और आपने बात की थी रिसेप्टर की। आपने कहा कि जो स्टिमुलस है वो आपके रिसेप्टर ने रिसीव किए, रिसेप्टर ने जब रिसीव किए तो वो न्यूरॉन के द्वारा कहाँ भेजे गए, आपके ब्रेन तक भेजे गए या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे गए।
अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाएगी, कमांड दी जाएगी, आपको निर्देश दिए जाएंगे और वो भी किन्हीं न्यूरॉन के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसी के आधार पर आपके पास दो प्रकार के न्यूरॉन आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आपने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आपके आ गए हैं। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें दो प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, सिस्टम आते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इससे पहले आप कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे कि आपने बोला कि हमारी बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं कुछ तो ऐसी होती है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी आप किसी से बात करें या ना करें। ठीक है, आपको अगर मन नहीं है तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपको मन है तो आप बात करेंगे। किसके हाथ में, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। आपका मन है आपको खाना है, आपका मन है आपको सोना है, आपका मन है आपको चलना है या आपको चलना नहीं है, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि आपके हृदय का धड़कना, या मैं ये कहूं कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं और आपकी जो भोजन नली होती है उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का होना, या फिर मैंने कहा कि आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो पाचक रस है, उसका श्रावण होना। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसका होना, या फिर मैं ये कहूं कि आपकी बॉडी में जो हृदय का धड़कना है वो मैं कहूं, या मैं कहूं कि ब्लड का हृदय का ब्लड को पंप करना, ये जो सारी चीजें हैं क्या ये हमारी कंट्रोल में होती हैं? कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को करें। आप चाहें तो उस प्रोसेस को होने दें, आप चाहें तो उस प्रोसेस को रोक दें। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात करेंगे, आप नहीं चाहते तो आप नहीं बात करेंगे। सेम अगर मैंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हार्ट अभी ब्लड को पंप करे, तो मैंने कंट्रोल किया है कि हाँ ठीक है करने दो। अब मैं चाहती हूँ कि वो ब्लड को कुछ टाइम तक पंप ना करे, तो क्या ये मेरे हाथ में है? आपने कहा नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा जो हार्ट है उसकी जो फंक्शनिंग है वो नेचुरल है, वो खुद ब खुद हो रही है। इनकेस अगर हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया है तो उस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आया है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने उसे रोका, उसके पीछे का रीजन है कि हो सकता है कि जो टिश्यू है, टिश्यू की डेथ हो गई होगी। ठीक है, जो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट में जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उनकी डेथ हो गई होगी और इस वजह से जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो बंद हो गई है। ठीक है, या फिर आपने कहा अगर आपने खाना खाया तो पाचन की जो क्रिया हो रही है आपकी बॉडी में, क्या उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं। आपने कहा आपके बॉडी में पाचक रसों का श्रावण हो रहा है, वो खुद ब खुद होता है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने कहा जब यहाँ पर किशोर अवस्था आती है, एडोलसेंस की जब हम बात करते हैं, एडोलसेंस के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या उन हॉर्मोन्स का रिलीज होना और उन हॉर्मोन्स का रिलीज ना होना आपके हाथ में है? आपने कहा नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज जब आती है वैसे वैसे ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टार्ट होने लगती हैं। और आपने कहा कि ये जो चेंजेस आते हैं ये क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इस बात के आधार पर आप इतना समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के क्रियाएं हो रही हैं। एक वो क्रियाएं हैं जो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं, और दूसरी वो क्रियाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं, हमारी इच्छा से, जैसे मैंने कहा बात करना, जैसे मैंने कहा चलना, जैसे मैंने कहा दौड़ना, तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इन्हें आप कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जब या फिर वॉलंटरी एक्शन। क्लियर है? जो क्रियाएं, जो एक्शन आपके हाथ में नहीं होते हैं उसे आप कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक आप समझते हैं। ऐच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा से, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से ना हो। अब दो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन का जो सिस्टम है वो हैंडल कर रहा होगा। आपने कहा वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, जो स्वाभाविक है, जिन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कह रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक का मतलब समझते हैं, स्वतः ही कार्य हो रहे हैं। वो क्रियाएं जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? यहां तक की बात आप क्लियर हो गई? अब आपके यहाँ जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन होते हैं? आपने कहा एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ठीक है, हमने बोला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है, आप थोड़ा वर्ड पे जाएंगे। सिंपैथेटिक कहाँ से आए? सिंपैथी से आए। सिंपैथी आपको आप कब देते हैं किसी को?
या आपको कब मिलती है? जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब आप परेशान हैं या फिर जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, तब आपको सिंपैथी दी जाती है। सेम वही चीज है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये तभी एक्टिव होता है जब आपको सिंपैथी चाहिए होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप डेंजर कंडीशन में होते हैं, जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि आप मुश्किल में होंगे, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बोला मुश्किल का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि आपने अचानक कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे कि आप घबरा गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल रहे थे और आगे से कोई जो गाड़ी है वो आपकी तरफ आ रही है, आपने एकदम से देखा। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जब गाड़ी एकदम से आए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम फाइट और फ्लाइट, दो एफ की बात करते हैं, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, आप इस सिचुएशन में आप फाइट तो नहीं करेंगे कार से, आप अच्छे से समझते हैं। आपने कहा कि क्या होता है जब हमारे पास कुछ डेंजर कंडीशन आती है, जब हम मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो यहाँ पर क्या करेगा, कार्य को करेगा, यानी कि इम्पल्स को रिसीव करना और आपको कमांड देना। आप क्या चीज करेंगे? तो आपको कमांड दो प्रकार की मिलती है यहाँ पर। एक तो होता है फाइट, या तो आप लड़े, एक होता है फ्लाइट, या तो आप भाग जाएं। अब हमने कहा कि अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है, चलती हुई गाड़ी है, स्पीड बहुत तेज है, तो फाइट तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर फ्लाइट वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा आपने अपने सामने किसी शेर को देखा, शेर को नहीं लेते हैं, या फिर हमने बोला अपने सामने किसी सांप को देखा। ठीक है, कोई सांप आपके, कोई स्नेक आपके सामने है। सेम वही चीज है फाइट और फ्लाइट का। आपने कहा कि क्या होता है कि हो सकता है कि आपके पास ऐसी कंडीशन ना हो कि आप वहां से भाग सकें, तब आपको क्या करना पड़ेगा? फाइट कुछ इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि आप खुद की रक्षा कर सकें। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वहां से भाग जाएं। सेम वो शेर वाला एग्जांपल हमने लिया था। हमने कहा कि वहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे। कोई भी कंडीशन आपके पास आती है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, दो ऑप्शन आपके पास हमेशा आएंगे, या तो आप भाग जाएं, अपनी रक्षा करें, या फिर आप सामने वाले से लड़ें। ठीक है, अब आपने कहा कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी दौरान आपकी बॉडी में एक इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है? एक इमरजेंसी हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। जब इमरजेंसी हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए? आपने कहा आपकी जो श्वसन दर है, आपकी जो हार्ट बीट है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो सारा यहाँ पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है एक बार सोचिए। आपने कहा आपका रेस्पिरेटरी जो रेट है, जो श्वसन दर है, वो आपका बढ़ गया। आपने कहा आपकी जो हृदय की धड़कन है, आपने कहा जो आपकी हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो गई है। आपने कहा आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत तेज हो गया है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपके सामने अचानक से कोई शेर आ गया है और ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हो गई हैं। क्यों हुई होंगी? एक बार आप लॉजिक सोचिए। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में क्यों आए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बात की है? जब आप किसी इमरजेंसी में होंगे, दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। अब दो ऑप्शन में से आप कौन सा चूज करते हैं ये मैटर नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आपने कहा क्योंकि यहाँ पर एक इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एड्रेनलिन, जिसका नाम है, कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड। आपने कहा ये आपकी किडनी है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्या आती है? एड्रिनल ग्लैंड आती है, जिससे कि क्या रिलीज होगा? एड्रेनलिन होगा, और यही आपका क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। आपने कहा कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे, चाहे आपको भागना है, चाहे आपको फाइट करनी है, इसके लिए आपको चाहिए होगी क्या? एनर्जी। आपको चाहिए एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। एनर्जी आपको कैसे मिलती है? आपने बोला ये जो सेल है, इसमें जो ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, आपको एनर्जी CO2, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? H2O। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? एनर्जी की। क्लियर है? अब आपने बोला एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? जब एक सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब आप क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। नॉर्मली तो आप क्या कर रहे थे? आप रेस्पायर कर ही रहे थे। ठीक है,
आप श्वसन दर तो आपकी चल ही रही थी नॉर्मल वे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें हर टाइम क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जानते हैं कि जो श्वसन दर है आपकी, जो रेस्पिरेशन है, वो आपका कंटिन्यूसली होता रहता है। नॉर्मली तो आपको एनर्जी मिल रही थी, क्योंकि आप चाहे फाइट करें, चाहे आप भागे वहां से, आपको ऊर्जा चाहिए, आपको अधिक ऊर्जा चाहिए। आपको अधिक ऊर्जा चाहिए तो आपको और ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको और ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है तो आपको और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। यही रीजन है कि आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी जब इनहेल करेंगे तब जल्दी जल्दी आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, और उतनी जल्दी क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। क्लियर है? अब हुआ क्या, देखिए, आपने कहा कि आपने इनहेल तो कर लिया है, आप इनहेल तो फटाफट कर रहे हैं, जल्दी से आप इनहेल कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको इस ऑक्सीजन को हर एक सेल में भी बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब क्या होगा, आपने कहा जो आपकी हार्ट बीट है, अब हार्ट बीट कैसे निकलती है, जो आपका हार्ट बीट का साउंड होता है वो कैसे निकलता है। आपने पढ़ा होगा, जब आपने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आपका जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इस प्रकार से, ये आपका एट्रिया है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब आपने बोला एक साउंड तो आपका यहाँ पे आता है, एक साउंड आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, और दूसरा साउंड आपका यहाँ पर आता है। जब आपने कहा कि ब्लड एट्रिया से आपने कहा वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से जब लंग्स में जाता है, ठीक है, तो जब यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर ये जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं, पहला साउंड तब आता है। फिर आपने कहा कि फिर ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रिया में गया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसे पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड को लेके जाना है, तो वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए तो यहाँ पर जो वॉल्व होती है वो बंद हो जाती है, सेकंड साउंड आपका यहाँ पर आता है। तो ये है आपकी हार्ट बीट, ये जो आपकी हृदय की धड़कन है वो यहाँ से निकल रही है, किससे रिलेटेड है, ब्लड पंपिंग से रिलेटेड है। तो आपने कहा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ब्लड को आपको पंप करना पड़ेगा, यानी कि हमारे हार्ट को बहुत जल्दी से ब्लड को पंप करना पड़ेगा, हार्ट बीट यहाँ पर तेज हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, हार्ट बीट अगर तेज हो गई है तो आपका ब्लड प्रेशर भी तेज होगा, क्योंकि आपका ब्लड तेजी से क्या करेगा, पूरे ऑर्गन में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। इसके साथ आपको स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें नोटिस की होंगी कि जब आप अचानक से किसी संकट में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में होने लगती है। आप देखेंगे एकदम से क्या है, आप बहुत जल्दी जल्दी इनहेल करने लगे हैं, ठीक है, आपको स्वेटिंग होने लगी, आपको घबराहट होने लगती है। ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। क्लियर है इतनी बात? अब आपने कहा जब आप किसी मुसीबत में थे और अब आप उस मुसीबत से निकल गए हैं, अब भाग गए हैं, अब बच गए हैं उस कंडीशन से, अब आपको रिलैक्स कौन लेके आएगा, तो आपने कहा कि आपको जो रिलैक्स लेके आता है वो आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सारी जो कंडीशन है वो इसके जस्ट अपोजिट होने लगेंगी। आपका जो इमरजेंसी हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी, आपकी श्वसन दर नॉर्मल होने लगेगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होने लगेगा। तो क्या समझा आप इस बात से कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कौन से एक्शन को यहाँ पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये जो चार्ट है, सबसे पहले आप इस चार्ट को बना लेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलिए तो पढ़ लें हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूरॉन की, ठीक है, और इससे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। ये आपका आता है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, आपने कहा नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। एक न्यूरॉन का डायग्राम ये है, और इसी प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन क्या होता है, अटैच होता है, और पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। अब ध्यान रखिए, यही डेंड्राइट होते हैं जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये सबसे पहला पोर्शन है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग का पोर्शन ये है डेंड्राइट, और यही डेंड्राइट क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कहा मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास
जो आता है ये वाला जो पोर्शन है इसे आप कहते हैं सोमा या इसे आप कहते हैं बॉडी। ये जो पूरा वाला पूरा पोर्शन है आपका वो आता है सोमा या जिसे आप कहते हैं बॉडी। इसी सोमा में आपके पास न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसी सेल में आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा। उसके बाद सोमा के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसे आप कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और ये जो एक्सॉन होता है कुछ ऐसे आपके पास न्यूरॉन आते हैं कि एक्सॉन में एक शीट लगी होती है, माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट लगी होती है। क्या फंक्शन होता है माइलिन शीट का, आगे हम बात करेंगे। उसके बाद आपने कहा माइलिन शीट के बाद आपके पास आती है नर्व एंडिंग, यहाँ पर नर्व एंडिंग। ठीक है, और ये जो नर्व एंडिंग है यहीं से स्टार्ट होगा फिर दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, आपने कहा यहां पर फिर से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके डेंड्राइट आ जाएंगे, ये आपका न्यूक्लियस आ जाएगा, ये पूरे सेल बॉडी आपके पास आ जाएगी। ये एक्सॉन वाला पोर्शन आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सॉन वाला पोर्शन स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बीच में ऐसा नहीं कि एकदम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उस गैप को, ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो उससे पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यूरॉन है एक न्यूरॉन का डायग्राम आप बना लेंगे। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरॉन सेल का डायग्राम बनाइए। तो एक बार देखिए आप न्यूरॉन को। चलिए, तो ये हमने बात की है न्यूरॉन की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूरॉन के बारे में, देन हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, न्यूरॉन के हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या है, आपने एक्सॉन के बारे में बात करेंगे, सिनेप्स क्या होते हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब किस आधार पर, जब हमने बोला था कि कुछ तो मैसेजेस को लेके जा रहे होंगे, कुछ कमांड को लेके आ रहे होंगे, उसके बेसिस पे आपके पास कुछ क्या आते हैं, न्यूरॉन आते हैं। तो आपको अभी तक क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नर्वस सिस्टम देखना है, कितने पार्ट होते हैं, किस प्रकार से वो अपने फंक्शन को करते हैं। इसके अलावा आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा पार्ट आता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।